नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी विथ लर्निंग में। आज हम लोग क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 3 यानी अफवाह से रिलेटेड अभ्यास करेंगे, यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप जितनी इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखें। यहाँ बहुत ही आसान सरल भाषा में हिंदी में लाइन बाय लाइन सारे वर्ड, चित्र, मैप और व्याख्या के साथ डिड यू नो यानी क्या आप जानते हैं सारे डॉट क्लियर किए जा रहे हैं। तो आप नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर के प्लेलिस्ट बने हुए हैं ज्योग्राफी क्लास 9th, आप ज़रूर देखें। ये एनसीईआरटी, जेसीईआरटी, जैक बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो हमारा यही है क्लास 9 चैप्टर 3 अफवाह ड्रेनेज सिस्टम, एनसीईआरटी, जेसीईआरटी। ये इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ये इम्पॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया है कि वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो वुलर झील जो है, इसको थोड़ा सा और हम लोग जूम आउट करते हैं ताकि और अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे 4 विकल्प है, एक सही है और 3 रॉन्ग है। तो जो सही है उसको सही चूज करना है, करेक्ट आंसर। आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वुलर झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के कैपिटल जो है वो श्रीनगर होता है। तो आप याद रखें कि वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। आयतन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी वाली झील है। इसको, इस फैक्ट को आप याद रखें कि भारत की सबसे बड़ी झील है लेकिन मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण भूगर्भीय से हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, दिया है क्वेश्चन नंबर 2, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो हमारा अमरकंटक से हुआ है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है नर्मदा जिले का, ये नर्मदा नदी का उद्गम। तो आप याद रखें मध्य प्रदेश में पड़ता है अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी के से होता है नर्मदा नदी का उद्गम। मान लीजिए कि ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी के यहाँ से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में, मान लीजिए ये इंडिया है, तो अरब सागर में अरेबियन सी में गिरती है। तो अब यहाँ से निकलता है और इधर जाता है पश्चिम की ओर, और ये ज्वार नदमुख एस्चुरीज का निर्माण करती है और रिफ्ट घाटी यानी कि भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। लवणीय मतलब सैलिनिटी, जिसमें नमक की मात्रा हो, खारा पानी हो। तो ये है सांभर, जो कि राजस्थान में है। तो राजस्थान के सांभर झील जो है सो लवणीय जल वाली झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत, जैसे साउथ इंडियन रिवर सिस्टम आप बोल सकते हैं। तो दक्षिण भारत के साउथ इंडिया का सबसे बड़ा जो नदी है वो गोदावरी है। इसका 1500 किलोमीटर आसपास इसका लेंथ है। तो आप याद रखें गोदावरी। गोदावरी का ओरिजिन, उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिला से होता है, त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी नदी निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी कहने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो नदी है वो 2 पहाड़ों के बीच में खाई में या फिर घाटियों में बह रही है, इसलिए भ्रंश घाटी बोला जा रहा है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ऐसी 2 नदी हैं जो भ्रंश भ्रंश घाटी में, रिफ्ट घाटी में बहती है, लेकिन यहाँ आंसर से ताप्ती दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग एमसीक्यू का सारा आंसर देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारा दिया गया है, इसका थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लेकिन छोटा छोटा आंसर है कि जल विभाजक का क्या कार्य है, और एक उदाहरण दीजिए। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए जल विभाजक का क्या कार्य है, ये क्या करता है, दो दो अफवा द्रोणी को या फिर 2 नदियों को अलग करने वाला भूभाग को जल विभाजक कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर पर्वत है या पठार है, इधर भी एक नदी है, एक नदी का तंत्र अपवत क्षेत्र है। एक मेन नदी था, इसमें बहुत सारी सहायक नदी है, तो इसका क्षेत्र बढ़ गया। इसी प्रकार से एक इधर भी नदी तंत्र है और दोनों को अलग करने वाला कौन सा है, ये पर्वत, तो इसे बोलेंगे जल विभाजक। इसी प्रकार से अम्बाला नगर जो है सो ब्रह्मपुत्र और गंगा को अलग करता है। फिर पूछा गया है कि भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। तो सबसे विशाल नदी द्रोणी, तो भारत में सबसे विशाल नदी कौन सी है, अगर भारत में बात किया जाए तो गंगा है, सिर्फ भारत में फ्लो करने वाली। तो इस प्रकार से उसका सबसे द्रोणी भी सबसे बड़ा हो जाएगा गंगा। सिंधु और गंगा नदियों की कहाँ से निकलते हैं, तो सिंधु तिब्बत, चाइना के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है पाकिस्तान से होते हुए। इसी प्रकार से गंगा जो है से उत्तराखंड के गंगोत्री हिमालय से निकलती है।
तो इस तरह से इसका आंसर होगा। लेकिन हम लोग चलिए देखते हैं, गंगा की दो मुख्य धाराओं का नाम बोले तो गंगोत्री और एक हमारा अलकनंदा, दोनों के मिलने से ही बनता है गंगा, और ये एक दूसरे के देवप्रयाग में मिलते हैं। चलिए इसको हम लोग आंसर में देखते हैं, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे NCERT क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 अफवाह ऑल क्वेश्चन आंसर JCERT क्लास 9 ज्योग्राफी। तो इस सब हम लोग देख चुके हैं MCQ वाला। आपको PDF चाहिए तो आप इसको प्रिंट आउट करवा के भी पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन यही पूछा गया था 2 नंबर से। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देखिए। जल विभाजक का क्या कार्य है? तो देखिए कोई भी उच्च क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, उसे अफवाह कहते हैं। पश्चिमी घाट जल विभाजक का एक उदाहरण है। जल विभाजक मतलब वाटर डिवाइड, यानी कि दो द्रोणियों को, दो नदी तंत्र को अलग करने वाले ऊंचा भाग या उच्च भूमि या पर्वत या फिर पठार, उसी को जल विभाजक बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर यही होगा। आप इतना भी लिख सकते हैं, इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 2 में पूछा गया भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? आप ये सब का आंसर बुक में भी लिख सकते हैं पेंसिल से। तो भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी जो है वो गंगा नदी द्रोणी है, या गंगा नदी जो है वो सबसे विशाल नदी द्रोणी है, क्योंकि भारत में इसका टोटल लेंथ आप याद रखें 2525, यानी कि 2525 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। ये भी याद रख सकते हैं, ये दो धाराओं के मिलने से बना है। वही क्वेश्चन इसमें आगे हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि सिंधु और गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में तथा गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से होती है। तो उत्तराखंड के हिमालय के गंगोत्री से निकलती है गंगा, गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से। ये वाला आप ट्रिक याद रखें, यहाँ गंगा तो गंगोत्री, यमुना रहेगा तो यमुनोत्री, ये दोनों आप याद रखें, दोनों उत्तराखंड से निकलती है। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड में, और सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत चाइना के मानसरोवर झील से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आगे दिया गया है, गंगा की दो मुख्य धाराओं का नाम लिखिए। तो गंगा की दो मुख्य धाराओं का नाम है अलकनंदा और भागीरथी। गंगा की दो मुख्य धारा है और दोनों आपस में मिलती है। जिस जगह पर मिलती है उसे प्रयागराज देवप्रयाग बोलते हैं, और यहीं से फिर ये गंगा कहलाती है, दोनों एक हो जाती है। तो इस प्रकार से ये दोनों देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आप बुक में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन के नज़दीक वहाँ पे सामने पे लिख दीजिए, और MCQ वाला टिक कर दीजिए, उसी में अच्छा रहेगा। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्रा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को यारलुंग सांगपो कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। तो ये पूछा गया है कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्रा में कम गाद यानी सिल्ट क्यों है? तो इसका आंसर राइट होगा कि तिब्बत एक शीत वाला और शुष्क क्षेत्र है, इसलिए लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्रा में कम गाद यानी सिल्ट है। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, बाकी आंसर वही होगा जो क्वेश्चन में लिखा गया है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती है? तो कौन सी दो प्रायद्वीपीय है जो गर्त से होकर बहती है और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियाँ का निर्माण करती है? ये मान लीजिए दक्षिण भारत है, तो देखिए पश्चिम से जो निकलती है जो इधर जाती है यानी कि पूरब साइड, और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, ऐसे आप याद रखिए। और जो पूरब से निकलती है लेकिन पश्चिम की ओर आती है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो गर्त मतलब गड्ढा में भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट घाटी में। वो कौन सी है? दक्षिण भारत की दो नदी है, तो वो दो है, एक नर्मदा है, एक तापी है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और वो जो निर्माण करती है, तो अब तो आप जानते हैं कि जो अरब सागर में गिरेगा अरेबियन सी में, वो ज्वार नदमुख एस्चुरिज का निर्माण करेगा। तो दो यहाँ पे बताया गया है कि दो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो गर्त से होकर, गर्त का मतलब खाई में, तो वो जो है दो पर्वतों के बीच में फ्लो होता है, उसे गर्त बोलते हैं, यानी कि उसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी। तो भ्रंश घाटी में या रिफ्ट वैली में बहती है, वो है नर्मदा नदी और तापी। वे समुद्र में प्रवेश करने से पहले ज्वार नदमुख एस्चुरिज का निर्माण करती है। तो आप याद रखें कि इधर गिरने वाले ज्वार नदमुख का निर्माण करेगी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली
डेल्टा का निर्माण करेगी। बहुत अच्छा आंसर दिया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है, नदियों और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। तो नदियों और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताया गया है। तो आप जानते हैं कि नदी का भी आर्थिक महत्व होता है और झीलों का। इस प्रकार से इसमें दिया गया है कि नदियों कृषि परियोजना जल विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोगी है। तो नदी जो है, नदी से जल विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, विद्युत करंट उत्पन्न किया जाता है और लोगों को सप्लाई किया जाता है, और कृषि खेती वगैरह किया जाता है नदी के पानी से। ये सिंचाई और नौ संचालन में सहायक है। तो नदी जो है कृषि परियोजना, जल विद्युत के उत्पादन में और सिंचाई इरिगेशन में और नौ संचालन में सहायक है। जबकि झील जो होती है, जैसे में सांभर झील है, ये जल जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। झीलें पर्यटन उद्योग के लिए, यानी पर्यटन उद्योग के लिए बढ़ावा देती है और मनोरंजन का साधन है। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं। आगे भी दिया गया है, इनका प्रयोग जल विद्युत के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। यानी कि नदी का पानी भी हम जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं और झील के पानी से भी हम कर सकते हैं, झीलों के द्वारा। झील जो है पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देता है, मनोरंजन का एक साधन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि नीचे भारत की कुछ झीलें के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित, प्राकृतिक मतलब नेचुरल लेक कौन है, नेचुरल झील कौन है, और मैनमेड यानी सिंथेटिक मानव के द्वारा निर्मित, मैनमेड या मानव निर्मित वर्गों में ये वर्गीकृत करना है कि कौन सी है। तो यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है। देखिए इसका आंसर यहाँ दिया गया है, प्राकृतिक झीलें दिया गया है और इसी प्रकार से मानव निर्मित झीलें दिया गया है। तो देखिए मानव निर्मित यानी मैनमेड, मानव के द्वारा बनाया गया गोविंद सागर, हीराकुंड, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर, निजाम सागर। इसी प्रकार से आप देखिएगा तो वुलर झील, डल झील, नैनीताल, भीमताल, चिल्का, पुलिकट, सांभर, बारापानी, लोकटक। तो आप ये सब याद रख सकते हैं। देखिए ये सब प्राकृतिक का मानव हो गया, लेकिन आप एडिशनल याद रख सकते हैं, वुलर और डल झील जम्मू कश्मीर में है, नैनीताल भीमताल उत्तराखंड में है, चिल्का आप जान सकते हैं उड़ीसा में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार से सांभर दिया गया जो कि राजस्थान में है, लोकटक दिया गया है जो कि मणिपुर में है। ये सब कुछ आप याद रख सकते हैं। जैसे में हीराकुंड उड़ीसा में है, ये सब कुछ कुछ, जैसे नागार्जुन सागर, निजाम सागर, ये सब आंध्र प्रदेश में, ये सब आप याद रख सकते हैं। और आप बुक में भी इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे में वुलर झील दिया है तो यहाँ पे लिख दीजिए नेचुरल। इसी प्रकार से डल है तो वो अगर डल झील नेचुरल तो नेचुरल कीजिए, और गोविंद सागर का मान लीजिए मैनमेड है, आर्टिफिशियल है तो यहाँ मैनमेड कर दीजिए, या तो फिर आर्टिफिशियल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बुक में भी किया जा सकता है इसका शॉर्ट में आंसर, और उसको रिवीजन किया जा सकता है रेगुलरली। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अगर आप इसको अंतर कीजिएगा तो बहुत ईजी है। जैसे में यहाँ देखिए इसका आंसर दिया गया है, हिमालय की नदियाँ जो है वो हिमालय से उत्पन्न होती है। ये नदियाँ बारहमासी है क्योंकि इसमें सालों भर पानी रहता है। ये नदियाँ वर्षा के साथ साथ ऊंचे पर्वतों से पिघलते हुए बर्फों से पानी मिलती है, प्राप्त करती है। तो ऐसा जान लीजिए कि हिमालय की नदियाँ हैं, इसे वर्षा से तो पानी प्राप्त होता है ये सब नदियों को, लेकिन जो बर्फ़ है, स्नो है, हिमानी है, वो उसके पिघलने से भी उसको पानी प्राप्त हो रहा है, और ये इसलिए ये बारहमासी नदी कहलाती है। तो ये नदियाँ बारहमासी है क्योंकि सालों भर पानी रहती है। इसका ओरिजिन ही हिमालय से हुआ है, इसलिए इसे हिमालय नदी बोलते हैं। तो ये आप याद रखिए। आप इसको बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत को नीचे लिखे हैं, आप यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत लिखिए और एक साइड यहाँ रहेगा हिमालय की नदियाँ। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ 3 पॉइंट इसका लिखिए 1 2 3, और फिर यहाँ लिखिए 1 2 3। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ दिया गया है, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट से उत्पन्न होता है, वो हिमालय का था तो हिमालय से उत्पन्न होता है। ये नदियाँ मौसमी है, मौसम के समय इसमें पानी रहता है। ये नदियाँ छोटी छोटी है क्योंकि ये उतना अधिक लेंथ दूरी तय नहीं करता है। ये छिछली नदी, इसमें छिछली अधिक होता है, इसमें गड्ढाई कम है, डीपेस्ट कम है। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं कि मौसमी मौसम पर निर्भर करता है। ये नदियाँ पानी के लिए सिर्फ वर्षा पर आधारित है, क्योंकि हिमालय या फिर इसमें बर्फ़ नहीं है, स्नो नहीं है, हिमानी नहीं है, तो इसको हिमानी से ये पानी नहीं मिलता। सूखे मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटे छोटे धाराओं में बहने लगता है, तो अलग अलग धारा में हो जाती है शुष्क मौसम में। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया 5, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो प्रायद्वीपीय पठार के पूरब और पश्चिम की ओर बहने वाले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। देखिए 4-5 नदी है, जैसे में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूरब की ओर बहती है। तो ये आप जान सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की पूरब की ओर बहने वाली नदी, जबकि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर। ये डेल्टा का निर्माण करती है पूरब की नदी, और पश्चिम की नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। जैसे में यहाँ दिया गया है कि पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, तो अभी फर्स्ट में देखेंगे पूरब की ओर बहने वाली। जैसे में कौन कौन पूरब की ओर बहती है,
पूरब मतलब ईस्ट। तो देखिए महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूरब की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। ज़्यादा मात्रा में गाद का संवहन करती है, इसलिए डेल्टा का निर्माण करती है। तो हम आपको बताएं कि ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है और डेल्टा का भी निर्माण कर रही है। इसी प्रकार से हम पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियों को भी जान सकते हैं और इसको हम हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। जैसे में नर्मदा और ताप्ती ही पश्चिम की ओर बहने वाली 2 प्रमुख नदी हैं। 2 मेन रिवर बस नर्मदा और ताप्ती है, जो भ्रंश घाटी में, रिफ्ट घाटी में बहती है। ये नदियाँ अरब सागर में बहती है और अपने ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। कम मात्रा में गाद का संवहन करती है, इसलिए ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ये कम सहायक नदियाँ हैं, जबकि वो अधिक सहायक नदियाँ था। यानी कि इसके जो सहायक नदी हैं, यहाँ पे दिया गया है कि इसके सहायक नदी बहुत ज़्यादा है और इसके जो सहायक नदी हैं वो बहुत कम है। सहायक कहने का मतलब, मान लीजिए महानदी लेंगे तो इसके बहुत सारे आके इसके ट्रिब्यूटरीज या फिर सहायक नदी बन रहे हैं, जबकि जो नर्मदा है इसके बस बहुत कम 1-2 ही सहायक नदी हैं। तो इस तरह से भी इसको याद किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका आप यहाँ 4-5 पॉइंट लिखा है, आप इसको 2-3 भी याद रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में आएगा तो एटलीस्ट 3 या 4 जरूर लिखिएगा। तो पॉइंट में आप लिख सकते हैं 1 पॉइंट, 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, नंबरिंग करके। तो इनका जल मूल प्राकृतिक संसाधन है और इनके मानवीय क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। ये पहला हो गया। नदियों के जल का प्रयोग घरेलू यानी घर के लिए करते हैं, इंडस्ट्री, उद्योग, फैक्ट्री के लिए करते हैं, कृषि एग्रीकल्चर के लिए करते हैं यानी कृषि के लिए, इसी प्रकार से बागवानी के लिए भी करते हैं। इनका उपयोग जल विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट उत्पन्न किया जाता है, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, और फिर इनका उपयोग नौ संचालन और परिवहन के लिए किया जाता है। जैसे नदी में चलता है नाव या फिर बड़े बड़े शिप, ये भी सब चलते हैं। ये मछली पालन और उद्योग के लिए भी सहायक है। आप ये सब लिख सकते हैं, ये सब बहुत अच्छा दिया है। और फिर लास्ट क्वेश्चन दिया है, ये मानचित्र कौशल है, आपको मानचित्र के लिए आ सकता है। भारत की मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को चिन्हित कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो गंगा दिया है, सतलज दिया है, दामोदर दिया है, कृष्णा दिया है, नर्मदा दिया है, तापी, महानदी दिया है। तो आप मैप को देखिए और इसको एक बार हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी नदी है और कहाँ कहाँ है। एक बार आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। फिर दिया है भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को चिन्हित कीजिए, और झीलों को एक बार चलिए मैप से देख लेते हैं। चिल्का, सांभर, वुलर, पुलिकट और कोलेरू। तो इसको मैप में एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। पहले हम लोग झील को ही देख लेते हैं। तो देखिए झील को लोकेट करना है मैप में, तो आप देखिए कोलेरू झील को कीजिएगा, यानी कि यहाँ कृष्णा रिवर है और गोदावरी रिवर है, इसी के बीच में कोलेरू जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कोलेरू झील। इसी प्रकार से ये एक खारा पानी की झील है। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ आंध्र प्रदेश और इधर तमिलनाडु है, तो ये दोनों के बॉर्डर पर पड़ता है पुलिकट। देखिए वेमनाड झील जो कि केरल में है, यह स्लीपर इसका आकार है, जिसका कैपिटल तिरुवनंतपुरम होता है, स्लीपर शेप का है या केरला शेप का, ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए एक झील यहाँ दिख रहा है, लिंगन मक्की झील, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 1-2 झील और है, जैसे नागार्जुन सागर झील, इसी प्रकार से कृष्णा राज सागर झील, निजाम सागर झील, और आपको दिखाते हैं देखिए चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है, और मीठे ये खारे पानी की लेगून झील है, ये महानदी के जस्ट दक्षिण में है। और इसी प्रकार से आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो वेमनाड है भारत की सबसे लंबी झील है। और इधर भी 1-2 झील है जिसका आप याद रख सकते हैं, जैसे में वुलर झील, डल झील सब इधर ही है, तो इसको भी आप याद रखिए। गोविंद सागर झील, ये सब कुछ झील था। देखिए सांभर नमक झील, और ये सब जो है आप मैप से याद रख सकते हैं और एलोकेट करने में आपको ईजी होगा। अब हम लोग कुछ नदी को भी देख लेते हैं। जैसे हम अगर दक्षिण भारत की नदियों को देखेंगे तो देखिए कावेरी नदी है जो कि तमिलनाडु कर्नाटक में फ्लो होती है और बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं कृष्णा नदी है, ये भी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी रिवर है, आपको दिख रहा होगा। ये 4 जो है सब पूरब की ओर गिरने वाली एक महानदी है, और पश्चिम की ओर गिरने वाली जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है नर्मदा है और ताप्ती है। ये सब बड़ी बड़ी नदी है जो आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में कि यहाँ से जो है सिंधु नदी निकलती है, देखिए इस तरह से फ्लो होती है और कराची के पूरब से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसी के यहाँ पे पूरब साइड जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, भारत में अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है, असम में होते हुए बांग्लादेश में चला जाता है, और गंगा नदी देखिए ऐसे है। तो इस तरह से आप एलोकेट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो ये हम इसको मैप के थ्रू देखें तो हमारा क्वेश्चन आंसर जितना था वो हमारा अच्छा से कंप्लीट हो जाता है।
आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप बुक में भी आंसर लिख सकते हैं, यहीं पे टिक कर दीजिए इसका आंसर जो छोटा है इसी पे लिख दीजिए, जो लॉन्ग है आप कॉपी में लिख सकते हैं। इसका आंसर यहीं पे लिख दीजिए। मान लीजिए कि ये हमारा नेचुरल है तो एन लिखिए। अगर मान लीजिए कि राणा प्रताप क्या है तो मानव निर्मित है तो मानव निर्मित एम लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये मैप वाला, और फिर इधर दिया है कुछ कुछ आंसर, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं और इसको आप कमेंट में, इसका सारा आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। देखिए इजी दिया है कि बंगाल का शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी है, इसका ऑप्शन हम आपको दे देते हैं, नर्मदा और ताप्ती। दोनों में से कौन सा होगा आप बता सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। ये क्लास 9th के लिए बहुत हेल्पफुल था। ये पजल आप खेल सकते हैं, बुक में ही कर सकते हैं। इससे एक्टिविटी आपका क्रिएटिव माइंड होगा और बहुत हेल्पफुल होगा इससे। तो इस प्रकार से हमारा अभ्यास सेट जो है से कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला कौन सा चैप्टर देखना चाहते हैं वो भी बताएं। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए क्लास 9th जब बोर्ड होगा, एमसीक्यू या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे या डिस्क्रिप्टिव या लिखित, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को 100-2 बार जरूर देखें। अगर देख चुके हैं तो स्पीड करके रिवीजन जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।